प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए तेवर के साथ नए ढंग से पाठ आरंभ कर रहे हैं। नए ढंग से पाठ आरंभ करने का मतलब है समग्र रूप में ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस नए तेवर के पाठ को नए तेवर से आरंभ करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु मुख्य बिंदु एवं पाठ और लेखक का नाम। इसमें आप समग्र रूप में पहले तक आपको अलग अलग पाठ का अलग अलग ढंग से व्याख्यान दिया गया। अभी आपको समग्र रूप में देखना है, जितना कुछ बताया गया उसका संक्षेप रूप में। और ध्यान रहे कि इस संदर्भ में एक और व्याख्यान आप लोगों को दिया जाएगा, आधा अभी और आधा फिर दूसरे व्याख्यान में। तो पाठ आरंभ करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट, आप जानते हैं कि आप लोगों को दिगंत भाग 2 में दो तरह की रचनाओं को पढ़ना, एक गद्य और एक काव्य। काव्य में आपका पहला पाठ है करवक और गद्य में आपका पहला पाठ है बातचीत, जिस बातचीत पाठ के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। तो उसी से हम पाठ आरंभ करते हैं गद्य भाग से। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ और बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। और किसने कहा? तो वह कहा रामविलास शर्मा ने। देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। बहुत बड़े आलोचक हुए। उन्होंने कहा रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा? 16 वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा। बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है? बोलने से व्यक्ति का गुण दोष प्रकट होता है। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे चरित्र के हैं, ये रूप से पता नहीं चलता है, बोलने से पता चलता, भाषा से पता चलता है। एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो श्रेष्ठ बातचीत तो 2 लोगों के बीच होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। बातचीत करने की कला को। बातचीत पाठ में जिह्वा को क्या कहा गया है? बातचीत पाठ में जिह्वा को कतरनी कहा गया, कैंची कहा गया है। बातचीत पाठ में क्रोध को क्या कहा गया है? मनुष्य का अजय शत्रु, ऐसा शत्रु जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं। अब पाठ दूसरा शुरू हो गया। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आपने सुना होगा। उनकी रचनाओं को देखिए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म, मारच मोय कुठाओं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत के टिपकारी, देवाना प्रिय, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाद, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन, ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्सायन कामसूत्र, द लिटरेरी डिसीजन। ये सारी रचनाएं आपने जान लिया गुलेरी जी की है। लहना सिंह उन्हीं की रचना है। उसने कहा था, उनकी कहानी है। तो उसने कहा था का महत्वपूर्ण पात्र लहना सिंह और सूबेदारनी की पहली मुलाकात किस उम्र में हुई थी? तो लहना सिंह 12 वर्ष का था और सूबेदारनी जो लड़की थी वो 8 वर्ष की थी। उस समय वो सूबेदारनी नहीं थी। लहना सिंह भी लहना सिंह नहीं था, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के की उम्र 12 वर्ष, लड़की की उम्र 8 वर्ष।
उसने कहा था में किस युद्ध का वर्णन हुआ है? उसने कहा था में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन हुआ। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची के रूप में युद्ध में भाग ले रहा था यहाँ का सैनिक। तो आपको यहाँ पर पूछा गया उसने कहा था में किस युद्ध का वर्णन हुआ है, तो उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 5 भागों में बटी हुई है। किस साल लहना सिंह का भतीजा जन्म लिया था, उस साल उसने क्या लगाया था? आम का पेड़ लगाया था। लहना सिंह मरने के पहले समय तक भतीजा की अवस्था क्या थी? युवा। यानी जिस समय लहना सिंह मरने लगा था उस समय उसके भतीजा की उम्र युवा अवस्था में थी। जयप्रकाश नारायण के बचपन के पुकारने का नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण के माता पिता फूल रानी हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम ब्रज किशोर प्रसाद और पत्नी का नाम प्रभावती। जयप्रकाश नारायण को पटना कॉलेजिएट पटना में किस लेख पर पुरस्कार मिला था? कॉलेज पटना कॉलेज में इनको किस विषय पर पुरस्कार मिला था? तो उस विषय का नाम है, निबंध के विषय का नाम है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। जयप्रकाश नारायण पहली बार अमेरिका कब गए? 1922 में गए। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? अमेरिका से वापस हुए 29 में और उसी साल वे कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1998 में उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। जयप्रकाश कब जेल गए? 1932 में, 39 में, 43 में, 74 में भी जेल गए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? 1954 में वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा तथा छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? 1974 में किया। जयप्रकाश नारायण का 1974 ईस्वी के गांधी मैदान पटना का भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित है? तो इसका उत्तर होगा जनमुक्ति। जनमुक्ति नामक पुस्तक है, उसी में प्रकाशित है उनका संपूर्ण भाषण। जनमुक्ति नामक पुस्तिका कहाँ से प्रकाशित है? पटना से प्रकाशित है। धर्मवीर भारती ने जयप्रकाश पर किस शीर्षक से कविता लिखी? तो उसका उत्तर होगा मुनादी। मुनादी शीर्षक से उन्होंने जयप्रकाश बाबू पर कविता लिखी, धर्मवीर भारती ने। जयप्रकाश नारायण के आरंभिक जीवनी लेखकों में किसका नाम महत्वपूर्ण माना जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी का, याद रहे, रामवृक्ष बेनीपुरी का। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय में कब आए? 1954 में। लेनिन कब मरे? 1924 में। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब? 1924 में। जयप्रकाश पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र कब थे? 1921 में। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा गया है? उमा शंकर दीक्षित को कहा गया है। और किसने कहा? सदानंद जी ने कहा। अर्धनारीश्वर किसे कहा गया है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के मिश्रित कल्पित रूप को, यानी शंकर और पार्वती के मेल से बने एक दिव्य पुरुष का नाम अर्धनारीश्वर है। उसको आप शंकर भगवान भी कह सकते हैं। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? नारी की पराधीनता कृषि आविष्कार के साथ, मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किया।
कृषि का विकास सभ्यता का कौन सोपान था? पहला सोपान था। बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। ओ सदानीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है? चंपारण का वर्णन किया गया है। ओराव कहाँ के मूलवासी थे? ओराव छोटा नागपुर के आदिवासी थे, यानी छोटा नागपुर के मूलवासी थे, आदिवासी समाज के थे। धांगर कहाँ के मूलवासी? वे भी छोटा नागपुर के ही आदिवासी समाज के थे। और थारू कहाँ के? थारू राजस्थान के थार क्षेत्र के थे। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ? अप्रैल 1917 में गांधी जी का आगमन हुआ। 1917 में बिटिहरवा अमोरवा में किसकी तूती बोलती थी? एमन साहब आईएएस थे, उस समय आईसीएस का लीजिए, कलेक्टर थे। एमन साहब की तूती बोलती थी। चंपारण के किन गांव में गांधी जी का आश्रम विद्यालय की स्थापना की गई? बरहरवा, मधुबन और बिटिहरवा, ये 3 गांव में 3 विद्यालय की स्थापना की गई। बरहरवा विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? बरहरवा विद्यालय की देखरेख देवदास गांधी, बवनजी गोखले, अवंतिका बाई गोखले ये सब करते थे। मधुबन विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? नरहरिदास पारिक, उनकी पत्नी महादेव देसाई, कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। बिटिहरवा विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? डॉक्टर देव जी और सोमन जी, बाद में पुंडलिक जी देखने लगे। बिटिहरवा के पास रामपुरवा में क्या ध्वस्त पड़े हैं? अशोक स्तंभ ध्वस्त पड़े हैं। कुशीनगर में गंडक के विशाल स्तूप की ऊंचाई और वृत्ताकार कितना फीट है? तो यहाँ पर देख लीजिए 82 फीट ऊंचाई है और वृत्ताकार 1500 फीट है। अशोक द्वारा बनवाया गया लोरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ कितना वर्ष पुराना माना गया है? 2200 वर्ष पुराना माना गया है। वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? तमसा नदी के किनारे था। गंडक नदी में घड़ियालों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? भैंसा लोटन में, जहाँ से गंडक नदी निकलती है। गज और ग्राह की लड़ाई का आरंभ कहाँ हुआ था? भैंसा लोटन में। मोहन राकेश की रचनाएं आपने पढ़ा होगा, सिपाही की माँ, उस पाठ के लेखक का नाम मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की रचनाओं को आप यहाँ पर देखें। कथा संग्रह, इंसान के खंड है, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, ये सब उनके कथा संग्रह है। फिर उपन्यासों को देखिए, अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल, ये इनके उपन्यास है। नाटक को देखिए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके नाटक है। और तब फिर एकांकी, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक, निबंध, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों का सवाल, बकलम खुद, ये सब उनके निबंध के नाम हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी। विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? मानक के आने की। आप जानते हैं सिपाही की माँ पाठ में विष्णु और मुन्नी, ये दोनों माँ और बेटी हैं। सिपाही की माँ यही विष्णु हुई और सिपाही की बहन मुन्नी हुई, अर्थात मानक को सिपाही कहा गया।
और उसके दुश्मन भी, उसको भी आप सिपाही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ मानक के संदर्भ में बात आई, विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? मानक के आने की। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? मुन्नी के विवाह के लिए, पैसे कमाने के लिए। सिपाही की माँ पाठ में जैसा युद्ध का वर्णन है, उस तरह का युद्ध वर्णन वाला आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ कौन सा है? उसने कहा था, याद रहे, उसने कहा था में प्रथम विश्व युद्ध है और सिपाही की माँ में द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन हुए? करवक पाठ आप जानते हो, उसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त आदि हुए। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है? जायसी को। जायसी किस भक्ति मार्ग के कवि हुए? प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा के। जायसी ने किस भाषा में रचना की है? अवधी भाषा में। करवक शीर्षक का संबंध किस कवि से है? जायसी से है। रत्नसेन, पद्मावती, हीरामन तोता, नागमती, राघव चेतन आदि पात्र का संबंध किस महाकाव्य से है? तो पद्मावत से। जायसी ने करवक में स्वयं का परिचय किस रूप में दिया है? कुरूप, एक आंख वाला। एक आंख वाला अर्थात कुरूप रूप में परिचय दिया है। त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें जायसी की चर्चा बड़ी अच्छी तरह से की गई है। त्रिवेणी में किन तीन कवियों का वर्णन है? जायसी, सूर और तुलसी का वर्णन किया गया है। सूर का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान में। सूर का निवास गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली। पाठ्य पुस्तक में सूर के दोनों पद किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? सूर सागर से उद्धृत हैं। सूर के प्रथम पद में किसे जगाया गया है? ब्रजराज कुंवर कृष्ण को जगाया गया है। सूर के प्रथम पद में गायें किस ओर दौड़ पड़ी हैं? तो बछड़े की ओर। सूर के दूसरे पद में सूरदास किससे क्या मांगते हैं? भगवान कृष्ण से अपना जूठन मांगते हैं। भगवान का जो जूठन होता है वही तो प्रसाद होता है, और वह प्रसाद जिसको मिल गया उसके जीवन का उद्धार हो गया, इसीलिए वे जूठन मांगते हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान तो आप यहाँ पर देखिए, राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास को पालने वाली दासी का नाम चुनिया। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन दास। तुलसीदास के ससुर का नाम दीन बंधु पाठक। और यह भी जान लीजिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास है। जो इसमें नहीं है अलग से आप जान लीजिए। तुलसी कृत रामचरितमानस कितने दिनों में पूरा हुआ? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, यानी 1631 रामनवमी में आरंभ हुआ और 1633 अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी सीता विवाह तिथि को अंत हुआ। पाठ्य पुस्तक में नाभादास ने किस 2 महाकवियों का वर्णन किया है? कबीर का और सूर का। देख रहे हैं, भूषण रीतिकाल के किस श्रेणी के कवि थे? रीतिबद्ध। पाठ्य पुस्तक में भूषण के प्रथम कविता में कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है। भूषण के कविता में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। लागत लपत्य कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। भूषण की दोनों कविता में मुख्यतः कौन सा अलंकार है? उपमा। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिव रत्न साहू। उनको आप सुंघनी साहू के नाम से भी जान सकते हैं। प्रसाद जी ब्रजभाषा में किस उपनाम से लिखते थे? कलाधर नाम से लिखते थे।
प्रसाद जी के भांजे का नाम अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं प्रकाशित होती रही। उर्वशी चंपू काव्य के कवि कौन हुए? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ कौन है? कामायनी। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? मनु है, श्रद्धा है, इरा है, किरात, आकुली, ये सब कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। तुमुल कोलाहल कविता कहाँ से ली गई है? तुमुल कोलाहल कविता कामायनी से ली गई है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। यहाँ पर श्रद्धा सर्ग आप जो देख रहे हैं वो गलत है, वो उसका निर्वेद सर्ग से होगा कामायनी, उसको आप छांटिए, सीधे आप समझिए कामायनी से ली गई है। चातकी किसके लिए तरसती है? जल कण के लिए। तुमुल कोलाहल कला कविता में किसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन है? नारी चरित्र। नारी चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कवयित्री सुभद्रा जी का खिलौना क्या है? पुत्र है। कवयित्री बच्चे को गोद से क्यों नहीं उतारती? शीत न लग जाए ने के डर से, कहीं शीत न लग जाए इसलिए वो उसे गोद से नहीं उतारती थी। कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है? पुत्र को न बचा सकने के कारण स्वयं को असहाय और विवश मानती है। शमशेर बहादुर के माता पिता प्रभुदय और तारीफ सिंह, आपने पढ़ा होगा उषा कविता। उस कविता के कवि का नाम यही शमशेर बहादुर सिंह, जिनके माता पिता का नाम प्रभुदय और तारीफ सिंह। शमशेर बहादुर की रचनाएं दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल मुझसे हो रहा है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ शकुन की तलाश। ये सब उनकी रचनाएं हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। प्रातः नभ कैसा था? तो बहुत नीला, बहुत नीला था, शंख के तरह, शंख जैसा, बहुत नीला शंख जैसा। तो इस तरह हमने इस पाठ को पूरा कर लिया। अब हम लोग अगले पाठ में इसके बाकी अंश को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा होते हैं। धन्यवाद। अगले पाठ तक के लिए शुभ विदा।